जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह दृश्यम IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और भारत के भूगोल के इस नई जर्नी में मैं आपके लिए आज फिर एक नया लेक्चर लेकर के आई हूँ। आपका जो चैप्टर है वो भारत का भौतिक प्रदेश चल रहा था, जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ पहले से ही। ये आपका तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफी सारी जानकारी दी थी। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब लघु हिमालय हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, लघु हिमालय जिसे हम मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये लघु हिमालय जो है आपका, अगर आप देखा जाए तो आपका जो ये लघु हिमालय है ये मेन सीमांत दरार यानी कि मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग होता है। किससे? शिवालिक श्रेणी से। जो आपकी शिवालिक हिमालय है उससे अलग होता है लघु हिमालय। एक दरार है यानी कि एक सीमा है, एक बाउंड्री के जरिए ये अलग होता है, जिसका नाम है मेन सीमांत दरार। और ये जो दरार है दोस्तों, ये पंजाब राज्य से, ये आपके पंजाब राज्य से असम राज्य तक विस्तृत है, असम राज्य तक फैली हुई है ये। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके अलावा हम जानेंगे कि आपका जो ये लघु हिमालय है ये आपके महान हिमालय, जिसे हम वृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में स्थित है, यानी कि बीच में ये श्रेणी, ये हिमालय और लघु हिमालय पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके वृहद हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर तरीके से ये फैला हुआ है, समानांतर रूप से ये फैला हुआ है लघु हिमालय। अब हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो इसकी चौड़ाई दोस्तों लगभग हमें 80 से 100 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है, लघु हिमालय की चौड़ाई। देखिए दोस्तों, इसकी 100 किलोमीटर की चौड़ाई हमें पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाके में हमें देखने को मिलेगी, और 80 किलोमीटर की जो हमें इसकी चौड़ाई मिलेगी वो देखने को, वो हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की, यानी कि जैसे किसी भी पर्वत की ऊंचाई होती है, किसी भी पर्वत श्रेणी की ऊंचाई होती है। मैंने आपको ट्रांस हिमालय की बताया था, 6500 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई थी। फिर मैंने आपको वृहद हिमालय की भी औसत ऊंचाई के बारे में बताया, जो कि 6000 मीटर के आसपास थी। ये आपकी लघु हिमालय की है, जिसकी 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो आपका लघु हिमालय है, इसमें श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाती है। काफी सारी दोस्तों फेमस श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी है ये लघु हिमालय के पश्चिम वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें आपका कश्मीर जो घाटी है आपकी, वो इसी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ये जो कश्मीर घाटी है, फिर कह सकते हैं कश्मीर जो आपका शहर है, ये बसा हुआ है पीर पंजाल श्रेणी पर। क्लियर है दोस्तों? उसके अलावा हम बात करेंगे आपकी जो ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये लगभग 400 किलोमीटर विस्तृत है 2 नदियों के बीच में। वो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? एक है झेलम नदी और दूसरी है व्यास नदी। तो आपकी झेलम नदी और व्यास नदी के बीच में ये पीर पंजाल श्रेणी लगभग 400 किलोमीटर एरिया में विस्तृत है, फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पीर पंजाल श्रेणी आगे चल करके दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम में ये लघु हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है और काफी लंबी श्रेणी भी है। उसके बाद ये दक्षिण पूर्व में जब मुड़ती है तो आपकी ये धौलाधार श्रेणी में चेंज हो जाती है, यानी कि जब ये आपके हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है तो वहां पर इसी पीर पंजाल श्रेणी का नाम धौलाधार श्रेणी कहलाता है। और इसी धौलाधार श्रेणी पर ही बहुत ही प्रसिद्ध एक नगर है, एक हिल स्टेशन है, जिसका नाम है शिमला। बहुत गर्मियों में यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं और सर्दियों में भी बर्फ का आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो ये शिमला काफी प्रसिद्ध है और ये नगर धौलाधार श्रेणी पर ही पाया जाता है। इसके अलावा जब ये धौलाधार श्रेणी आगे की ओर जाती है, दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, तो आपको नाग श्रेणी, रीवा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये तो हमने श्रेणियों के बारे में बात कर ली। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी पर आपका कश्मीर नगर है, धौलाधार श्रेणी पर आपका शिमला नगर है। इसी तरीके से नाग, रीवा और इन मंसूरी श्रेणियों पर भी आपके अलग अलग हिल स्टेशन पाए जाते हैं।
अब ये हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके चक्रोता है, मसूरी मसूरी जिसे हम पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानते हैं, आपका नैनीताल, नैनीताल जहां पर झीलें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ताल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण में पड़ता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि फेमस और प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो आपके वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में आता है। उसके बाद आपका डलहौजी। तो ये सारे के सारे जो आपके प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये इन्हीं श्रेणियों पर पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस युग से संबंधित है। लघु हिमालय जो है वो किस युग से संबंधित है या फिर किस युग से रिलेटेड यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर पैलियोजोइक युग तक की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि जो आपका लघु हिमालय है वो प्री कैम्ब्रियन युग और पैलियोजोइक युग के बीच में बना था, इसलिए चट्टानें भी इसी युग की हमें यहाँ पर मिलती हैं। अब इन चट्टानों में हमें कौन कौन सी देखने के लिए मिलेंगी चट्टानें, तो आपको मिलेगी स्लेट मिलता है यहाँ पर, आपको चूना पत्थर हम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्वार्टर्स भी हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने चट्टानों तक यहाँ तक कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ढाल के बारे में बात करेंगे कि आपका जो लघु हिमालय है उसका ढाल कितना है और कैसा है। तो कैसा है सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आपका जो ये ढाल है लघु हिमालय का, अगर बात करें उत्तर क्षेत्र में, यानी कि जो इसका जो उत्तरी वाला जो भाग है वहां पर इसका ढाल बहुत ही धीमा है, यानी कि मंद गति वाला है। लेकिन जब ये इसके लघु हिमालय के हम दक्षिण में आएंगे तो हमें वहां पर इसका ढाल तीव्र मिलेगा, यानी कि बहुत तेज वेग वाला मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम वन की। वन यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि वनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और घने वन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कौन से वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे ज्यादा कोणधारी वन, जिसके कोने निकले हुए होते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपका ट्री होता है, जो क्रिसमस ट्री होता है, कुछ इसी प्रकार से आपके ट्री यहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए, इस तरीके से जिसके कोण निकले होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अच्छा, ये जो कोणधारी वन होते हैं ये क्यों इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, देखिए इनका एक बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी जब बर्फ पड़ती है दोस्तों, वो बर्फ इनकी जो ये कॉर्नर जो निकले होते हैं इन पर आकर के रुक जाती है। ठीक है, और जो इसकी जो जड़ होती है, जो रूट्स होते हैं, यहाँ पर ये बर्फ नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत बड़ा रोल है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो आपकी जो श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी होगी, आपकी धौलाधर श्रेणी होगी, यहाँ पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। घास के काफी सारे छोटे छोटे मैदान आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो घास के मैदान है दोस्तों, एक तो आपके कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। कश्मीर क्षेत्र में आपको काफी सारे छोटे छोटे घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों इन घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, मर्ग के नाम से। और जैसे आपने काफी फेमस है, आपने सुना भी होगा, जैसे आपका सोनमर्ग है, आपका टनमर्ग है और आपका गुलमर्ग है। ये छोटे छोटे घास के मैदान आपके कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप अगर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में आए तो वहां पर भी आपको छोटे छोटे घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे। तो छोटे छोटे घास के मैदान आपके उत्तरांचल में अगर हम आए तो इन घासों के मैदानों को क्या कहते हैं, इन घासों के मैदानों को कहते हैं बुग्याल, या कहीं कहीं पर बुग्याल भी कहते हैं, या प्यार। प्यार, ठीक है। बुग्याल या बुग्याल या प्यार के नाम से उत्तरांचल या उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने थोड़े घास के मैदानों को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी, यानी कि यहाँ पर पश्चिम में एक घाटी पाई जाती है जो कि कश्मीर घाटी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पीर पंजाल श्रेणी में पश्चिम में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घाटियां ही हैं जो खुली हुई हैं, यानी कि ओपन है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से खुले तौर पर फैली हुई हैं। तो पश्चिम में आपकी कश्मीर घाटी पड़ती है। और अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व घाटी में आपको आप आप हिमाचल प्रदेश में आ जाइए। हिमाचल प्रदेश में आपको 2 बहुत ही फेमस घाटियां मिलेंगी पूर्वी क्षेत्र में। एक का नाम है कांगड़ा घाटी, बहुत ही फेमस है ये कांगड़ा घाटी,
कांगड़ा, कांगड़ा देवी माता का मंदिर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर जाते हैं, बहुत मान्यता प्राप्त है, सिद्धपीठ मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, कांगड़ा घाटी। और दूसरी है आपकी कुल्लू घाटी। तो ये पूर्वी क्षेत्र में घाटियां कुछ देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। तो लघु हिमालय से रिलेटेड इतना ही है सिर्फ, बाकी हम अब शिवालिक हिमालय को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम अपने शिवालिक हिमालय की तरफ थोड़ी नजर डाल लेते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, आपका जो शिवालिक हिमालय है दोस्तों, वो मध्य मायोसीन युग से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक के कह सकते हैं कि इन दोनों युगों के बीच में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हम मध्य मायोसीन और निम्न प्लीस्टोसीन काल के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसको हम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि शिवालिक हिमालय जो है वो बाहरी श्रेणी है हिमालय पर्वत की, हिमालय क्षेत्र की सबसे बाहरी श्रेणी है और नवीन भी है, नई भी है। क्यों नवीन क्यों है? देखिए दोस्तों, ये जो आपकी 4 श्रेणियां हैं, सबसे पहले आपकी आएगी ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आपकी आएगी वृहद हिमालय, फिर आपकी आएगी लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके बाद आएगी आपकी शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है वो आपकी सबसे बाहरी क्षेत्र की पर्वत श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और साथ ही साथ ये नई भी है, क्योंकि यहाँ पर नीचे तैतीस सागर के अवसाद हैं जो आज भी ऊपर मोड़ के रूप में, वलन के रूप में बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हुआ आपको कि उप बाह्य हिमालय क्यों है। अब हम इसको उप हिमालय की संज्ञा भी देते हैं, और साथ ही साथ जो प्राचीन जो खगोल शास्त्री हैं या फिर कह सकते हैं जो प्राचीन भूगोल शास्त्री हैं, वो इस शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत के नाम से भी पुकारते हैं या फिर संज्ञा देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो ये शिवालिक हिमालय है, पंजाब में एक नदी है जिसका नाम है पोतवार नदी। क्या नाम है? पोतवार नदी। तो वो पोतवार नदी एक बेसिन बनाती है, बहुत बड़ा बेसिन बनाती है, ठीक है। तो आपका शिवालिक हिमालय यहाँ इस पोतवार बेसिन के दक्षिण से शुरू होकर बिहार में जाती है आपकी कोसी नदी, वहां से गुजरता है, और फिर उसके बाद में बीच में मालदा गैप से ये अलग हो जाता है, और मालदा गैप से अलग होने के बाद इसकी थोड़ी सी श्रेणी अरुणाचल प्रदेश तक भी जाती है। तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि ये पंजाब के क्षेत्र से लेकर बिहार और से होते हुए और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय जो है हमारा पंजाब से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है वो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है दोस्तों। तो 15 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी, और 50 किलोमीटर की चौड़ाई हमें शिवालिक हिमालय की पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की। तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 900 से 1200 मीटर। तो ज्यादा ऊंचा नहीं है ये शिवालिक हिमालय, मैंने बताया ना अभी ये बन रहा है, नया है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं और इसकी चट्टानों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मध्य मायोसीन या निम्न प्लीस्टोसीन या कह सकते हैं मायो प्लीस्टोसीन काल की कुछ चट्टानें मिलती हैं, हमें बालू के रूप में मिलती हैं, कंकड़ के रूप में मिलती हैं, और कुछ हमें संपीड़ात्मक शैल या फिर हम कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारी रॉक्स हमें यहाँ पर शिवालिक हिमालय में देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपका जो ये शिवालिक हिमालय है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से आपकी शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। फिर अगर आप आ जाओ अपने अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसको डाफला श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर इसको मिरी कहते हैं, शिवालिक ही अलग अलग नामों से ये बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अबोर श्रेणी में बदल जाती है, फिर इसको मिश्मी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ही देखिए इसी शिवालिक श्रेणी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है।
अब ये 4 अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्हीं नामों के यहाँ पर इन क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं, तो ये अपनी जनजाति यानी कि जो अपना टाइटल है उसी के नाम से उस श्रेणी को संज्ञा देते हैं। उसके बाद में हम आते हैं कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इसमें 90 किलोमीटर की चौड़ाई या 90 किलोमीटर का रिक्त स्थान जैसा हमें चौड़ापन देखने को मिलता है यहाँ पर। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ये चौड़ाई 90 किलोमीटर की क्यों आ गई है? यहाँ पर शिवालिक हिमालय बिल्कुल अदृश्य हो गया। यहाँ पर शिवालिक श्रेणी हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे शिवालिक श्रेणी यहाँ पर गायब हो गई है। तो ये 2 नदियों के द्वारा ऐसा हुआ है, तीस्ता नदी और रायडाक नदी। पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी और रायडाक नदियों ने एक बहुत बड़ा अदृश्य गैप कर दिया है, एक रिक्त स्थान यहाँ पर कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें शिवालिक हिमालय देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में जो हमें देखने को मिलता है, तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ही श्रेणियां हैं। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं ये जो आपका उत्तर का जो विशाल मैदान है, क्योंकि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में आपका उत्तर का विशाल मैदान आता है दोस्तों। तो उत्तर के विशाल मैदान से किस सीमा या फिर किस बाउंड्री से अलग होती है? तो दोस्तों ये वृहद सीमांत दरार, जिसे हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, इससे ये हमारे उत्तर के भारत के विशाल मैदान से अलग होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी घाटियां हमें देखने को मिलती है। शिवालिक हिमालय में तो काफी फेमस है, पश्चिमी क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में हमें दून घाटियां देखने को मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैदान, जो समतल मैदान जो पाए गए हैं, जो घाटियां हमें मिली है, उनमें सबसे फेमस है आपकी दून घाटियां, जिसमें आपका उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून काफी फेमस है। तो ये देहरादून भी दोस्तों घाटी है। ठीक है, उसके बाद में हम जब पूर्व में जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में, तो हमें द्वार नाम के मैदान हमें देखने को मिलेंगे, द्वार घाटियां हमें देखने को मिलेंगी। इन द्वार घाटियों में हमें मोटे मोटे कंकड़, बहुत मोटे मोटे चट्टान रूप में हमें छोटे छोटे कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ हमें देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ हमें काप निक्षेप भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। काप निक्षेप क्या होता है दोस्तों? काप का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं, नदियां अपने किनारों पर जमा कर लेती है, उन्हीं को बोलते हैं काप निक्षेप या जलोढ़ मिट्टी। इन जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलोवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम और घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दून घाटी है, पश्चिम और मध्य इलाके में आपकी कोटा घाटी भी आ जाती है, पातली घाटी भी आ जाती है, सिक्किम में आपकी चुम्बी घाटी आ जाती है, और कियादा कोटरी घाटी भी आपकी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये कई सारी ऐसी घाटियां हैं, सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तरांचल और सिक्किम में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद और ये जम्मू क्षेत्र में भी 2 यहाँ पर आपको घाटियां देखने को मिलेंगी। उधमपुर भी एक घाटी है, जम्मू में ही आते हैं ये उधमपुर और कोटली, तो ये भी सब घाटियां हैं। अच्छा, ये जो घाटियां हैं ये किस प्रकार की घाटियां हैं दोस्तों? ये नमन घाटियां हैं। नमन घाटियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो समतल होती हैं, यानी कि इनका जो आकार होता है ऐसा आकार लिए होती हैं जैसे समतल मैदान होते हैं, कुछ इसी प्रकार की घाटियां होती हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये फ्लैट बॉटम्ड स्ट्राइक वैली के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। क्लियर है? तो हम इसके बारे में थोड़ा सा शिवालिक हिमालय के बारे में हमने सारी चीजें जान ली हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू पहाड़ों के बारे में समझा देती हूँ। यानी कि जितनी मैंने आपको पर्वत मालाएं, पर्वत श्रेणियां जो बताई हैं, जिसमें आपके ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आती हैं, तो इस हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका जो हिमालय पर्वत है, यानी कि जो आपकी जो हिमालय श्रेणी है, इसकी 2 भुजाएं हैं, यानी कि 2 मोड़दार युक्त भुजाएं हैं, जो कि हमारे पश्चिमी भारत के पश्चिमी वाले भाग में, बिल्कुल जस्ट कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी वाले भाग में हमें देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिमी वाले भाग में ये शुरू होती है आपके सिंधु नदी जब गार्ज बनाती है, यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र से पाकिस्तान में जब एंटर करती है, तो वहां पर एक गार्ज बनाती है, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है अपनी धाराओं से, और वहीं उसी सिंधु गार्ज से इसका मोड़ युक्त
एक कह सकते हैं भुजा शुरू हो जाती है। और ये कहाँ तक जाती है मोड़ युक्त भुजा इस पूरे हिमालय श्रेणी की? ये जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक जाने के बाद ये आपके म्यांमार में पहुंच जाती है, और म्यांमार में पहुंचने के बाद ये अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। आपकी जो हिमालय पर्वत यानी कि हिमालय जो श्रेणी है वो म्यांमार में कौन से नाम से जानी जाती है दोस्तों? अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों हम देखते हैं, एक बार एक नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय में, अपने भारत के ट्रांस हिमालय में जो श्रेणी आती है जो हमारे भारत में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की वो है काराकोरम श्रेणी, जो हमारे भारत में आती है। लेकिन ये काराकोरम श्रेणी अब चाइना क्षेत्र में आती है, क्योंकि चाइना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो काराकोरम श्रेणी या फिर काराकोरम श्रेणी पर ही यहाँ पर एक दर्रा, जिसे हम काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, ये भी काराकोरम दर्रा अब चाइना ही इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काराकोरम श्रेणी आपके दोस्तों, यही काराकोरम श्रेणी आगे तिब्बत में जाके कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कैलाश श्रेणी जहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैलाश पर्वत, शिव जी का एक कैलाश पर्वत फेमस है, वहीं पर ये आपकी मानसरोवर झील भी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल माना जाता है, मानसरोवर झील, जिसकी यात्रा करने के लिए काफी श्रद्धालु जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में काराकोरम के दक्षिण में आपकी पड़ती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में आपकी पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, यही पीर पंजाल श्रेणी आगे जाकर के यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश में जाकर के धौलाधर श्रेणी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। फिर आपकी आती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तीसरे नंबर की शिवालिक श्रेणी, और यही शिवालिक श्रेणी आपकी कहाँ पर जाती है दोस्तों? ये आपकी जाती है संकरी होते होते यानी कि बहुत ही छोटी होते होते कहाँ पर पहुंच जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियों यानी कि टुकड़ियों में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो देखिए हम अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे पहले जो पर्वतमाला जो मिलेगी हिमालय की, वो मिलेगी डाफला, उसके बाद में मिलेगी आपको मिरी, फिर मिलेगी अबोर, उसके बाद में मिशमी, फिर आएगी आपकी पटकाई बूम। पटकाई बूम आपकी दो राज्यों में पड़ती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ती है और दूसरी नागालैंड राज्य में पड़ती है। तो पटकाई बूम जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाली हिमालय पर्वत श्रेणी को कहते हैं, और वही जब आगे नागालैंड में पहुंच जाती है तो वहीं पर ये नागा हिल्स के नाम से जानी जाती है। फिर हम आते हैं मणिपुर में। मणिपुर राज्य में और मिजो राज्य में भी इसकी एक आपको श्रेणी देखने को मिलेगी हिमालय पर्वत की। तो मणिपुर में इसको मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और मिजोरम राज्य में इसको मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और फिर ये आगे म्यांमार में जाती है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर ये अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। इसकी कुछ आपको श्रेणियां है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां आपको मेघालय राज्य में भी देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको बहुत ही फेमस 3 जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया के नाम से काफी फेमस। अच्छा, यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों पर इन्हीं नाम की जनजातियां रहती हैं, इसी नाम की गारो नाम की जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है, खासी नाम की जनजाति खासी पहाड़ी पर, और जयंतिया नाम की जनजाति जयंतिया पहाड़ी पर। तो इसी वजह से जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, इसी वजह से इन जनजातियों ने इन पहाड़ियों के नाम भी अपनी जनजाति के टाइटल के नाम पर रख दिए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको कि जो इसकी पहली भुजा थी वो पश्चिमी भुजा सिंधु घाट पे जाती है, लेकिन जो इसकी जो पूर्वी जो भुजा है यानी कि जहां पर ये मोड़ युक्त कहाँ तक ये जाती है, तो ये जाती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक। यानी कि ये दिहांग गार्ज, ये दिहांग गड्ढा, ये वही गड्ढा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और कहाँ से बहती है ये आपकी बहती है मानसरोवर झील के पास में ही एक और झील है, यहीं से बहते हुए तिब्बत से बह करके हमारे भारत में इसी दिहांग घाट से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो हिमालय पर्वत है इसकी एक श्रेणी हमारे भारत की तरफ आ रही है, और एक श्रेणी हमारे पश्चिमी यानी कि सुदूर पश्चिम की तरफ चली जाती है, जिसमें कई सारी श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपकी आती है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, जो कि अफगानिस्तान से आपकी पाकिस्तान होते हुए आगे ईरान तक जाती है। फिर आपकी सुलेमान श्रेणी भी देखने को मिलेगी यहाँ पर, और किरथर श्रेणी भी।
तो ये सब के सब हिमालय पर्वत की ही श्रेणियां हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इन पर हमें कुछ दर्रे भी देखने के लिए मिलते हैं। खैबर दर्रा, जिसमें बहुत ही फेमस दर्रा है, ये इतिहास में भी बहुत फेमस दर्रा है, जहां से मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, तो सबसे ज्यादा इसी खैबर दर्रे का ही इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में हम बात करते हैं बोलन दर्रे की, और फिर आता है आपका गोमल दर्रा। तो ये सारे के सारे दर्रे आपको इन्हीं श्रेणियों में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने आपको इसके मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिया है इन पहाड़ी के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी, और कल के लेक्चर में मैं आपको सिडनी बुराड़ के हिमालय के बारे में बताऊंगी। स्टडी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देना चाहूंगी दोस्तों। आप किसी भी सब्जेक्ट की 20 किताबें ना पढ़िए, आप उसी एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़िए, और वो भी 20 बार। ये मेरा दावा है दोस्तों कि आपको अपनी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।